चलो, वर्क, पावर एंड एनर्जी आईसीएससी की बुक के हिसाब से करेंगे, इतना सा भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, पूरा आपकी ये जो बुक है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, सेलिना, कौन सी है ये? हाँ, सेलिना बुक से अपन पढ़ाई करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। वैसे आप कोई भी बुक उठा लो, सिलेबस आपका एकदम सेम रहेगा, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, थोड़े से क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि ये आईसीएससी के द्वारा किया हुआ सिलेबस है। ठीक है, चलो, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी आप पहले भी पढ़ चुके हो, वर्क 9th में पढ़ चुके हो, तो आपके लिए नया नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है? जब आप किसी चीज में फोर्स लगाओ और आपके फोर्स के कारण कोई चीज मूव करे। जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाओ और आपके फोर्स के कारण कोई चीज मूव करे, तो आप बोलोगे कि वर्क हुआ है। तो पहले तो है कि वर्क कब हुआ है, तो वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन when you apply a force and object moves in the direction of force। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है पेज नंबर 21 में, पेज नंबर 21 में दिया हुआ है वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। आप जब फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स के कारण कोई चीज मूव हो रही है, तो बोला जाएगा कि वर्क इज डन। इज दैट क्लियर? पता है ऑलरेडी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं इसमें। बोलोगे तो लिख देता हूं, वर्क इज सेड टू बी डन। कब बोला जाएगा कि वर्क हुआ है? only when the force applied on the body makes the body move। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं? वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब डन होगा, मतलब कब आप कहोगे कि वर्क हुआ है? जब आप फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स के कारण कोई चीज मूव करी है। अगर वो मूव नहीं कर रही तो वर्क डन नहीं है। अब एक दीवार में जाके चाहे 1 घंटा दिन भर मैं फोर्स लगा लूं, अगर वो मूव नहीं करी है, ऑब्वियसली वॉल मूव नहीं करेगी, है ना, हल्क तो हूं नहीं मैं, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि वर्क डन कितना है? 0। ठीक है, वर्क डन हुआ ही नहीं है। वर्क डन अपन तभी बोलेंगे हुआ है जब आपके फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव करे। विंडो जब शट डाउन रहती है और बाहर से जब हवा आती है, तो हवा जब विंडो को खोले तो भी वर्क डन होगा, लेकिन वहां तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। हवा लगाई ना फोर्स, कैसे नहीं लगाई? एयर आके टकराएगी, तुम बाहर खड़े रहोगे, एकदम तेज हवा चलेगी, तो तुमको फोर्स फील नहीं होगा कि कोई ढकेल रहा है तुमको पीछे? फिर फोर्स लगा ना एयर का। ये बात समझ में आ गई? अब वर्क डन होता कितना है, तो सिंपली वर्क डन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है उसी को अपन क्या डिफाइन करते हैं? वर्क डन। क्या डिफाइन करते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो निकालो, चाहे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो निकालो। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है टुकड़ा। कैसे निकालते हैं सब चीज अभी बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है ये ऑलरेडी आपको मालूम है, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, तो अपन आगे बढ़ते हैं सीधे से। एक्सप्रेशन फॉर वर्क, वर्क के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा जाए? तो एक बात बताओ मेरे को, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो धरती माता तो फोर्स यहां पर इसमें नीचे लगा रही है, यस और नो? धरती माता का फोर्स कितना होता है? m इंटू जी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है m मास का, ध्यान रखना, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, तो धरती माता इस पे कितना फोर्स लगाएगी? कितना फोर्स लगाएगी? पक्का है ना? चलो, तो फोर्स धरती माता का यहाँ लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ? इधर जाएगा। अरे ये वेज को छेदा करके ऐसे सीधा सीधा अंदर थोड़ी जाएगा। अब ऐसे अगर एक इंक्लाइंड है, यहाँ पे मैं कुछ रख दूं तो जाएगा तो इधर। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर। तो अब यहाँ आपको अब क्या बोला गया? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, ये बोला गया। तो या तो इस डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा देख लो कि इस डायरेक्शन में कितना हुआ है, या फिर इस फोर्स का टुकड़ा देख लो कि इस डायरेक्शन में कितना हुआ है। याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना,
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वो दोनों का प्रोडक्ट भी वेक्टर हो, यानी कि ये नहीं, प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर नहीं होता है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे सर, उसमें तो डायरेक्शन भी है। वर्क डन की डायरेक्शन नहीं है, मैं कहीं पर भी वर्क डन करूं वो, अगर एक बात बताओ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इधर लेके गया तब भी आप प्लस में वर्क डन बोलोगे, और फिर उसको इधर लेके गया तब भी प्लस में, तो कोई डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ी हुआ कि एक प्लस और एक माइनस। वो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की आपस में डायरेक्शन कैसी है, क्योंकि वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैटर करता है। ठीक है, इधर इधर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सॉरी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जैसे खुद सोचो, अगर मेरे को एक रस्सी से बांध के कोई इधर खींचे और एक जन इधर खींचे, तो मैं कहीं बीच में जाऊंगा? मतलब दो फोर्सेस का जब जुड़ करके एक इफेक्ट बन सकता है कि नहीं? अगर एक ऑब्जेक्ट में 10-15 फोर्स लग रहे हैं तो जाएगा तो एक ही, वो 10 फोर्स का जो एक रिजल्टेंट होगा, इफेक्ट होगा, ये सो नो, समझ में आ रहा है? चमक रहा है, चमक रहा है ना? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको 3-4-5 फोर्स लग रहे हैं, तो उन सबका जो नेट इफेक्ट है ऑब्जेक्ट वहां पर जाएगा। मतलब 4 फोर्स मिलके जब एक फोर्स बन सकते हैं, तो एक फोर्स एक से ज्यादा फोर्स में टूट भी तो सकते हैं। उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। और कंपोनेंट करना आपको आता है क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। तो जैसे अगर मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं कि ये फोर्स है और ये एंगल है थीटा, तो इस फोर्स का इधर टुकड़ा कितना होगा, इधर टुकड़ा कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये थीटा है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो एक टुकड़ा ये हो गया इधर वाला और एक टुकड़ा ये, यही हुआ। चलो, तो ये एफ है और ये टुकड़ा निकालना है, तो ये एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री आती है, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्या हो गया? क्या हो गया? खड़े हो जाओ दोनों। ठीक है, तो आप देखो, ये बेस और हाइपोटेनियस के बीच में क्या रिश्ता है? कॉस थीटा है। तो आप क्या लिखोगे? बेस बाई फोर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अरे दोनों निकाल रहे हैं, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। तो P इज इक्वल टू आ गया एफ साइन थीटा। तो क्या इतना सर हर बार करना है? नहीं। क्या इतना हर बार करना है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है इस फोर्स का दो टुकड़ा निकालने के लिए। फोर्स का ये टुकड़ा आया एफ कॉस थीटा, कितना आया? एफ कॉस थीटा। और इस फोर्स का ये टुकड़ा कितना आया? एफ साइन थीटा। तो क्या हर बार करना है? नहीं, रट लेना है। क्या रट लेना है? एंगल के पास वाला कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा। मतलब कभी भी अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है, देखो ये कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे फोर्स हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये एंगल है थीटा, तो इधर जो इस फोर्स का जो इधर टुकड़ा होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, एंगल के पास वाला, और एंगल से दूर वाला ये हो गया तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, एंगल के पास वाला कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा, याद रहेगा? एंगल के पास वाला कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा। बस इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हो, किसी भी वेक्टर को आप तोड़ सकते हो। तो मुद्दे की बात है क्या याद रखना है? वही कि अगर ये कोई भी वेक्टर है, मान लो मैं बोल दूं एक्स वेक्टर, तो इधर जो टुकड़ा होगा एंगल के पास वाला, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा और ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा, याद रहेगा? चलो, तो जब भी अब अपन को यहाँ पर वर्क डन निकालना है, तो मैंने क्या बोला? या तो फोर्स का टुकड़ा ले लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा ले लो फोर्स के डायरेक्शन में। बात सेम आने वाली है। देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फोर्स का टुकड़ा लूंगा, तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो इधर देखो, तो इस mg का दो टुकड़ा होगा, एक इधर और एक इधर होगा, तो एंगल के पास वाला एफ कॉस थीटा, तो mg cos थीटा, ये फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा। एंगल के दूर वाला mg sin थीटा, तो एक बार f ही लिख देता हूं इसको, एक बार क्या लिख देता हूं? f। तो ये हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। अब बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? वर्क डन आप लिख सकते हो s इंटू एफ
F sin theta. साइन थीटा। अच्छा नहीं, अच्छा अपन ने उस टर्म में लिख दिया, एक सेकंड, ये एंगल थीटा नहीं, मान लो ये एंगल थीटा, अपन को आपको ये जनरली नहीं दिया रहेगा, आपको जनरली ये एंगल दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, उसके टर्म्स में निकालना है। तो इसको अपन मिटा देते हैं, एक बार दोबारा करते हैं। ये इंक्लाइंड है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो धरती माता का फोर्स यहां लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, ये एंगल आपको दिया रहेगा थीटा। अगर इंक्लाइंड दिया रहेगा तो वो उस हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये दिया तो पहले आप ये निकालो और फिर इसके टर्म में आप निकालो। याद रखना, अपन जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो डिफाइन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं वर्क डन का, वो कौन, उसमें जो एंगल ले रहे हैं वो किसका एंगल ले रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, याद रहेगा। तो आप देखो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, इस mg के दो कंपोनेंट है, इधर होगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। यस और नो, यस और नो। अब ये थीटा है तो थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा के दूर वाला sin थीटा। अब देखो ये mg cos थीटा और ये s सेम डायरेक्शन में है, mg क्या है, फोर्स, तो मैं इसमें वर्क डन क्या लिख सकता हूं, f cos थीटा इंटू s। या मैं ये भी कर सकता था, फोर्स के टुकड़े ना करके मैं डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े कर सकता था। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े होते हैं, एक एंगल के तरफ और एक एंगल से दूर होते। अरे डिस्प्लेसमेंट ये है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े होते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो एंगल के पास वाला कितना हो जाता है, एस कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला हो जाता है एस साइन थीटा। तो अब फोर्स इधर है तो फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। बात सेम आई, बात सेम आई। तो जो मुद्दे की बात है, जो वर्क डन का आपको फॉर्मूला एक्सप्रेशन रखना है, वो होता है एफ एस कॉस थीटा। ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बात तो सेम है सर। लेकिन अगर हम लोग जैसे ए में सी जोड़ दो, बी में सी जोड़ दो तो अलग आंसर आएगा क्या। एक में आप एफ में कॉस जोड़ रहे हो, जोड़ा नहीं, मल्टीप्लाई किया हूं, ऐड करने में तो अलग आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई है तो ए इंटू बी इंटू सी लिखो, चाहे ए इंटू सी इंटू बी लिखो, बात तो सेम है, यस और नो। तो मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप या तो फोर्स को तोड़ो या चाहे आप डिस्प्लेसमेंट को तोड़ो, आपका आंसर आने वाला है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क, एक्सप्रेशन फॉर वर्क याद रहेगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एफ एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस, मतलब तीनों केस देखते हैं, वर्क डन कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो। तो खुद सोचो, इधर सोचो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इधर फोर्स लगाता हूं, तो मैं यही चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर ही जाए, ये सर नो, तभी तो। और अगर मान लो ये उधर ही चला गया तो मतलब हाँ, मैं जो चाहता था वो काम हो गया, तो वर्क डन क्या लूंगा, पॉजिटिव। बट मान लो कि मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, जा सकता है कोई और फोर्स या किसी और चीज के कारण, हो सकता है ना। मैं भले ही फोर्स तो उधर लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है सामने से कोई ज्यादा फोर्स लगा रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, तो मेरे फोर्स का उसके सामने वाले के फोर्स का मैं नहीं जानता क्या करना है, बट मेरा फोर्स जो है वो तो मैं उधर लगाना चाह रहा था, मैं उधर ले जाना चाह रहा था, लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूं, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं जो चाह रहा था उसका उल्टा काम हुआ, यस और नो। और हिला ही नहीं तो भी वर्क डन जीरो, या हिला 90 डिग्री में तो भी वर्क डन जीरो। देखो अब तीन केसेस हैं, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, पहला केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन, या फिर आप ये बोल सकते हो जब इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो, जीरो, कितना हो, जीरो, देन वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। सेकेंड, अगर उल्टा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, या फिर थीटा कितना है 180 डिग्री, 90 से ऊपर, मतलब 90 से ऊपर अगर कुछ भी एंगल है तो नेगेटिव होगा वर्क डन, और 90 से कम है, 0 से 90 के बीच में है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन वर्क डन इज नेगेटिव। और अगर एग्जैक्टली
90 डिग्री हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो जाए 90। तो cos 90 कितना होता है? 90 डिग्री का कोई एग्जांपल? मैं इस बुक को अपने सर के ऊपर रख रहा हूं और आगे जा रहा हूं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है? नीचे, और जा कहाँ रहा है? हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90। तो जो कूली लोग वर्क करते हैं, कूली का वर्क डन जीरो नहीं होता है, धरती माता का वर्क डन जीरो होता है जब भी कूली अपने सर के ऊपर कुछ रख के आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है, कूली का भी तो वर्क डन जीरो हुआ, फोर्स फोर्स तो आगे लगा रहा है लेकिन उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ऑब्जेक्ट तो जा रहा है आगे। सर तो वो तो अपने साथ जा रहा है ना। जा तो रहा है, इंसान ने उस सूटकेस को आगे फोर्स लगाया और वो सूटकेस आगे गया, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव होना चाहिए, दैट इज। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया तो इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट कुछ नहीं आएगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कुछ नहीं आएगा, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्यूट एंगल बनाएंगे, याद रखना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्यूट एंगल बनाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली राइट एंगल बनाएंगे तो वर्क डन जीरो। याद रहेगा, तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और वर्क डन का एक्सप्रेशन भी याद रखना, वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। हाँ, फोर्स हम लोग यहाँ लगा रहे हैं और 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे ऐसे जा रही है तो नेगेटिव। ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, एक्यूट एंगल हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। ऐसे याद रखना, फॉर ऑल एक्यूट एंगल, ऐसा नहीं हो सकता अगर एक्यूट एंगल और वर्क डन ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। सर एक्यूट एंगल में ऐसा नहीं होगा कि वर्क डन नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्ट्यूस में तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, एक्यूट में पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी कभार होता तो फिर मैं जनरलाइज थोड़ी करता। ठीक है क्या? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, बस ये देखा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर उनके बीच में कोई एंगल है तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कहां से आया कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, एफ एस कॉस थीटा नींद में भी। फिर अपन ने क्या देखा? वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब? जब एक्यूट एंगल, नेगेटिव कब? जब ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, और जीरो कब? जब 90 डिग्री राइट एंगल। इज दैट क्लियर? बस ये याद रखना था। अब आगे देखो। अच्छा, वर्क डन का क्वेश्चन है, बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर एक बार भी उबासी आई तो यहां खड़ा करके कान पकड़ के फिर पढ़वाऊंगा, है ना? कैमरा में वैसे भी यहीं तक आ रहा है, बस मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं नहीं दिख रहा हूँ कैमरा में, यहां से ऐसे। हाँ, उसको जूम आउट कर दूंगा पूरा तो फिर दिखाई दूंगा। क्वेश्चन करो सॉल्व जल्दी से, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखो बता दे रहा हूं, ये एक टॉय टॉय है, टॉय गाड़ी है जिसमें फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी ऐसे उड़ के हवा में तो नहीं आएगी, तो नीचे चलेगी, है ना? तो गाड़ी कितना चली? 20 मीटर, और फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल कितना था? 30 डिग्री। बस फटाक से वर्क डन बता दो। ये केस में देखो, एक ऑब्जेक्ट है 500 केजी का, क्रेन उसको सीधा ऊपर खींच रही है, 4 मीटर ऊपर खींची, तो वर्क डन बाई क्रेन एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी दोनों बताना है यहाँ पर। वर्क डन बाई क्रेन एंड सेकेंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। हाँ F cos theta into S होता है ना वर्क डन। हाँ, एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, बस यही पढ़े हैं, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। अरे फॉर्मूला तो दे दिया, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अभी तो बताया, फॉर्मूला रट लो, एफ एस कॉस थीटा। थीटा बस ये याद रखना किसके बीच में होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हाँ, अरे अटेम्प्ट करो ना, मेरे से पूछ लो पूरा सवाल तुम। cos 30 1 बाई cos 30 होता है √3/2। आ गया सर, आ गया।
आगे 50√3। दूसरा अभी जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो। हाँ देखो, इधर देखो, जल्दी से देखो। अब वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यस और नो। फोर्स कितना 50, एस कितना 20, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 500√3 जूल्स। वर्क डन को अपन किस में लिखते हैं, जूल्स। ठीक है, आ गया 500√3 जूल्स आ गया। दूसरा, अब यहां देखो, क्रेन, वर्क डन बाई क्रेन बोला और वर्क डन बाई ग्रेविटी। हाँ 500 रूट जूल को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 866 आ रहा है, वो सही है ना। हाँ √3 की वैल्यू पुट कर दी है ना। हाँ ठीक है, अब देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर जल्दी से। अब 500 केजी का ऑब्जेक्ट है तो धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, m इंटू जी लगाएगी, तो मतलब 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है धरती माता नीचे। अब इस क्रेन को अगर ऊपर खींचना है तो उसको भी 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्का सा ज्यादा, तो लगभग कितना अपन बोलते रहे, कितना लगाना पड़ेगा, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो। यस सर। तो पहले बोला है वर्क डन बाई क्रेन, फिर निकालेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब क्रेन को देखो, क्रेन का फोर्स कहां है और ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है, क्या सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव 5000 इंटू 4। अरे एंगल तो 0 हो गया ना, तो cos 0 1। तो मतलब ये यहां पर ये आप ये देख सकते हो कि जब सेम डायरेक्शन में हो, जब एंगल 0 होता है तो वर्क डन सिंपली होता है F इंटू एस। अगर एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन आप डायरेक्ट लिख सकते हो F इंटू एस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन हो जाएगा -F इंटू एस, और इस केस में वर्क डन 0। याद रखोगे तीनों केस। तो देखो ये स्पेशल केस है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट आपने वर्क डन लिख दिया 5000 इंटू 4, 20,000 जूल्स, 20,000 जूल्स। इज इट क्लियर। यस सर। और वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है, तो देखो ग्रेविटी का फोर्स कहां है नीचे और ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है, ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी हो गई, -F इंटू एस, -20,000 जूल्स। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक और सवाल दिया है, फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। एक आदमी है ऊपर अपना 5 किलो का वजन लेकर के ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है 20 मीटर। फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन 0। धरती माता का फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, m इंटू जी, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जा कहां रहा है, इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया 0, है ना, 50 इंटू 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी अपन पढ़ लिए। अरे भाई अब स्पेशल केस है, ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, तो ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा, बस ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा हो, ऑब्जेक्ट कैसा ही कुछ कर रहा हो, इधर ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा हो, ऑब्जेक्ट कैसे ही कुछ कर रहा हो, ऑब्जेक्ट को चाहे आपने ऐसे यहां से ऐसे फेंका हो, चाहे ऊपर फेंका हो, चाहे नीचे फेंका हो, चाहे इधर फेंका हो, चाहे इधर फेंका हो, कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट को फेंका हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जा रहा हो, उसका धरती माता का फोर्स कहां लोगे, एग्जैक्टली नीचे। तो याद रखना ऑब्जेक्ट कहीं पर भी जा रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है कहीं पर, है ना, और आपका धरती माता का फोर्स आपने कहां लिया, नीचे, तो अभी एंगल हो जाएगा थीटा। और धरती माता का फोर्स हम लोग हमेशा कितना लेते हैं, m इंटू जी। धरती माता का फोर्स कितना लेते हैं, m इंटू जी सरफेस में, और जी की वैल्यू 10, जनरली 10 लेते हैं, अगर क्वेश्चन में बोली है तो 10 लेंगे, अगर नहीं बोली है तो 9.8 लेंगे। इज दैट क्लियर। जैसे क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं तो उसको 10 लेंगे। हाँ बट मैं अभी जब भी क्वेश्चन दूंगा तो 10 लोगे, और अगर बुक में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं अगर उसमें जी की वैल्यू नहीं दी है, आपको बोली है कि क्या लेना है, तो आप क्या लोगे 9.8, और अदरवाइज दी रहेगी कि टेक जी इक्वल टू 10। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अगर नहीं बोला है 10 लेने तो आप 9.8 लोगे। हफ्ते भर में जितने भी काम किया हूं उसमें हम लोग को 9.8 ही लेने को बोला है। हाँ
अगर बोल दिया कि 9.8 लो, तब अगर बोल दिया कि क्या लेना है तब तो वही लेना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको 9.8 ही लेना है। इज दैट क्लियर? चलो, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी में कुछ भी नहीं है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर आप इसको कभी भी नीचे लेके जा रहे हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, और इसको जब भी ऊपर लेके जाओगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, और अगर ऐसे जाएगा तो जीरो, और अगर ऐसे जाएगा तो वर्क डन जीरो। ऐसे कहीं गया ऊपर तो ऑब्ट्यूस एंगल बन गया तो भी नेगेटिव, इधर तो एक्यूट एंगल बना 4 से तो पॉजिटिव। ठीक है क्या? इज दैट क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो, मान लो आप h हाइट ऊपर लेके गए, कितना हाइट लेके गए ऊपर? h, तो आप रट भी सकते हो, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh। कितना हो जाएगा? माइनस mgh, mgh, है ना? और अगर आप नीचे लेके जा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा? प्लस mgh। तो अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है भाई धरती माता का फोर्स कितना होता है? mg। अब डिस्प्लेसमेंट देख लो, मल्टीप्लाई कर लो। बट हाँ, अगर आपको अलग से याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, m मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप h हाइट ऊपर लेके जाओगे तो धरती माता का वर्क डन होगा माइनस mgh। और अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाई धरती माता, वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो कितना होगा? प्लस mgh। सर अगर यूनिट्स ऑफ वर्क, मून का निकालने को देंगे तो मून का जी आपको या तो देगा, या आपको याद रखना कि अर्थ से बाई 6 होता है, 10/6। वहां का जी होता है 10/6। इतना कम? हाँ, मतलब अगर आपका यहाँ पर 60 किलो आ रहा है तो वहां पर 10 किलो आएगा। 5/3 मतलब? हाँ, मतलब अगर आप यहाँ अगर अपना वजन तोलोगे तो 60 किलो आएगा और मून में 10 किलो, 6 गुना कम। ठीक है? अब यूनिट्स ऑफ वर्क, इधर देखो, बार बार बुक में क्या देख रहे हो तुम? बोला मैं बुक देखने के लिए। फिर ट्यूशन से निकाल दो आप उसका विश्वास नहीं सर। चलो, यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क डन क्या होता है अपना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा के तो यूनिट होता नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब न्यूटन भी एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे यही तो होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है न्यूटन। अरे पता है कि नहीं? न्यूटन होता है, एक न्यूटन मतलब एक न्यूटन आपका हो गया फोर्स, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन किसको नाम दिए हैं? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपन ने नाम दे दिया 1 न्यूटन। पता है कि नहीं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन ने नाम दे दिया न्यूटन। ठीक है? अब इसको आप फिर से डिस्प्लेसमेंट से यूनिट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो एक्चुअल में वर्क डन क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और इसी को अपन ने नाम दे दिया जूल। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? इज दैट क्लियर? जो एनर्जी की यूनिट है वही वर्क डन की यूनिट है, बिकॉज वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। बात समझ में आई? एनर्जी को अपन बोलते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा काम कर पाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। पक्का? चमक रहा है अच्छे से, है ना? तो ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अब एक और यूनिट, सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। अच्छा, न्यूटन और डाइन के बीच में रिश्ता बताओ। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अच्छा, ये मालूम है ना, ऐसा यूनिट में अपन क्या करते हैं? लेंथ को लेते हैं मीटर में, मास को लेते हैं केजी में, और टाइम को लेते हैं सेकेंड्स में। अगर आप लेंथ को ले रहे हो सेंटीमीटर में और मास को ले रहे हो ग्राम में और टाइम को ले रहे हो सेकंड में, तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। इज दैट क्लियर? और कुछ अंतर नहीं है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है, तो दोनों के बीच में रिश्ता होगा। बताओ क्या होगा रिश्ता? सर n is equal to 2 डाइन, 10⁵ डाइन। अरे लो निकाल के दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को भाई। 1 न्यूटन क्या होता है? अभी मैं बताया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 केजी की जगह क्या लिखोगे? 1000 ग्राम लिखोगे, और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। यस और नो?
तो जो 1 न्यूटन था उसकी जगह क्या हो गया 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड तो सेकेंड ही है दोनों में, तो कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया सीजीएस यूनिट डाइन। क्या हो गया डाइन। ठीक है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दे दिया डाइन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दिया था न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁵ डाइन। याद रहेगा कि नहीं? यस सर। लिख देता हूं ऊपर में, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, है ना, याद रहेगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क को हम बोलते हैं मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपन ने नाम दे दिया ईआरजी। क्या नाम दे दिया? अर्ग, ईआरजी। ईआरजी पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है, क्या क्या नाम दे दिया? ईआरजी। क्या नाम दे दिया? ईआरजी। इज दैट क्लियर? जैसे इसको नाम दिया था ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन ने नाम दिया था न्यूटन, उसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दे दिया ईआरजी। इज दैट क्लियर? तो अब ईआरजी और जूल, इनके बीच में रिश्ता होना चाहिए। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ईआरजी। याद रहेगा? याद रहेगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर? 1 न्यूटन, कितना होगा न्यूटन, और एक बात बताओ मेरे को, 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? हंसी आ गई ना? तो वही तो बात कर रहे हो तुम, न्यूटन तो भैया फोर्स की यूनिट है और ईआरजी एनर्जी की। फोर्स और एनर्जी की यूनिट के बीच में क्या रिश्ता होगा? जूल और ईआरजी के बीच में रिश्ता है, न्यूटन और डाइन के बीच में रिश्ता है। समझ में आया? अगर मैं बोल दूं 1 केजी इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो हंसी आ जाएगी कि भाई क्या पूछ रहे हैं, केजी और सेकंड का क्या रिश्ता, कब से रिश्ता होने लग गया। तो वैसे ही न्यूटन और ईआरजी का कोई रिश्ता नहीं है, न्यूटन का डाइन से रिश्ता है, जूल का ईआरजी से रिश्ता है। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। और कोई यूनिट थोड़ी दी हुई है इसमें, सब आपकी बुक के हिसाब से चल रहे हैं, सेलिना के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। हाँ, जूल बहुत छोटी यूनिट है तो अपन किलो जूल भी यूज करते हैं। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। कॉमन सेंस, 1000 जूल को अपन क्या बोल देते हैं? 1 किलो जूल। याद रहेगा? पक्का? पक्का? यस सर। रिश्ता याद रहेगा? यस सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यस सर, आखिरकार प्रूव हो गया सर। क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ईआरजी। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर आपको क्वेश्चन को बताऊंगा। चलो क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन का आंसर निकालो। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय फोर्स भी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निकालना है। ये एक ऑब्जेक्ट है 20 किलो का, उसमें 150 न्यूटन का फोर्स लगा और वो यहां से यहां चला गया 10 मीटर, ये एंगल है 30 डिग्री। तो फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपके पास है पूरे 2 मिनट। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भैया? हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ी मूव कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आएगा। धरती माता का फोर्स कहां है? नीचे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कहां है? यहां। ऑब्ट्यूस एंगल है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव। mgh लेके करूंगी, mgh मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बताऊंगा 1 मिनट 2 मिनट बाद। करो, आई डोंट नो एनीथिंग। मेरे को कॉस का वैल्यू भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस अभी करो, 2 मिनट बाद सब याद आ जाएगा मेरे को। वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 150 250 है। हाँ, 150 न्यूटन। वर्क डन बाय फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो जल्दी से। वर्क डन बाय फोर्स तो बहुत इजी है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, जल्दी से निकालो। 750√3 आ गया। और वर्क डन बाय फोर्स और ग्रेविटी का निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू mg तो m इज इक्वल टू 20 g इज इक्वल टू 10
चलो देखो मैं बताऊं, सर बस 1 मिनट सर, 20 into 100 कितना होगा? आ गया सर आंसर। चलो इधर देखो, इधर देखो, हो गया टाइम। देखो वर्क डन बाई फोर्स तो बहुत आसान है, फोर्स कहां लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उधर, सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, तो डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना 150, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, तो 1500 जूल्स। यस और नो? इजी था। सर cos 30, कौन सा cos 30? फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर लग रहा है, उनके बीच में एंगल तो जीरो है, ये तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 30 डिग्री। अरे ये देखो ना, वर्क डन बाई फोर्स बोला, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो डायरेक्ट 1500 जूल। हाँ अब निकालना है वर्क डन बाई ग्रेविटी, इधर हो गया ना टाइम लिखने का। अब इधर देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटी, धरती माता का फोर्स कहाँ है, नीचे, तो अपन को इसी वर्टिकल लाइन में खाली देखना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। खुद सोचो, ये 10 है तो क्या ये निकाल सकते हो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये 30 डिग्री है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 sin 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंगल के पास वाला ये आ जाएगा tan cos 30, वो जाएगा 10 sin 30। तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट को एक तरीके से वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट आपने इतना किया, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो धरती माता के अपोजिट कितना गया, 10 sin 30, मतलब कि 10 इंटू 1/2 कितना गया, 5। अब धरती माता का फोर्स कितना लग रहा है नीचे, 20 इंटू जी, जी की वैल्यू ले लो 10, जी की वैल्यू कितनी ले लो 10, तो mg 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें धरती माता का फोर्स कितना लग रहा है 200, और उसका ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 5, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, -200 इंटू 5, मतलब कि -1000 जूल। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जब भी धरती माता का वर्क डन बोलेगा तो धरती माता का वर्क डन तो अपन को हमेशा नीचे लेना है, और बस धरती माता के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट में अपन को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब वो कहीं पर भी गया हो, धरती माता के अपोजिट तो कितना गया, इतना दूरी गया ना, भले ही यहाँ पर 10 गया, लेकिन ये दूरी कितनी हो रही थी 5, तो अपन कौन सी दूरी लेंगे, ये वर्टिकल दूरी। कौन सी दूरी लेंगे, वर्टिकली। हाइट तो इतनी हुई ना, हाइट तो इतनी गया ना 5, तो अभी फॉर्मूला मैंने रटाया था -mgh, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो +mgh। अगला पावर, अगला क्या है, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर कैसे डिफाइन किया गया है, सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क किस रेट से हो रहा है, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, या आप क्या बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कि इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या, पावर कैसे डिफाइन किया गया अपन ने, पावर अपन ने डिफाइन किया वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, व्हाट इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो दोनों की यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी की भी यूनिट है जूल, वर्क डन की भी एनर्जी है जूल। हाँ ठीक है, तो अब पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम बोलो, चाहे एनर्जी बाय टाइम, तो टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तब आ जाएगा ना कि 1 सेकंड में कितना कार्य हुआ, है कि नहीं। अब मान लो 2 मोटर है, एक मोटर जो एक बार में 1 सेकंड में बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, और एक जो 1 सेकंड में बहुत कम, तो अपन वही बोलेंगे ना, इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर कम। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग पावर की मोटर्स आती हैं, आपको कितने पावर की चाहिए, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो तो हाँ हाँ, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड को अपन ने नाम दे दिया वॉट। क्या नाम दे दिया, जूल पर सेकेंड को क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, और किलोवाट मतलब 1000 वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वॉट। नॉर्मल बैटरी, बैटरी में वोल्टेज है, वो पावर आप उससे कितना निकाल पाओ, अलग अलग बैटरी का अलग अलग रहेगा। आपके यहाँ जो लगी वो वाली बैटरी, अच्छा वो नीचे इन्वर्टर वाली बैटरी बोल रहे हो, बैटरी के ऊपर नहीं है, इन्वर्टर के ऊपर है कि वो कितने पावर का है। जैसे यहाँ पर जो मैं इस पैनल को चलाने के लिए लगाया हूँ 1600 वॉट का लगवाया हूँ, ताकि पैनल ये सब चीज मेरा चल सके लाइट बोल्ट में। 1600 वॉट मतलब 1.6 किलो वॉट, और नीचे वाला जो इन्वर्टर है वो 1000 वॉट का है। 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग, ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग, ठीक है। हाँ मतलब मेन ये रूम मान लो, बाकी है तो सारे रूम कनेक्टेड।
ठीक है क्या? चलो, तो पावर अपन ने देख लिया क्या होता है। हाँ, तो पावर कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो कितना वर्क हुआ और एक कितनी जल्दी हुआ। ठीक है, तो वर्क डन का देखो। हाँ चलो, तो ये हो गया पूरा, ये बता दिया। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सिंपल। हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। वर्क डन इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, लिख लेना अगर नहीं लिखे हो तो। वर्क डन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, और पावर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके खाली वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वेक्टर मिले। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से कई बार वेक्टर मिलता है, कई बार स्केलर मिलता है। दो स्केलर को मल्टीप्लाई करने में हमेशा स्केलर मिलेगा। इज दैट क्लियर? और एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में हमेशा वेक्टर मिलेगा, ये बात याद रखना। एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वेक्टर मिलेगा, दो स्केलर को मल्टीप्लाई करने से हमेशा स्केलर मिलेगा। लेकिन दो वेक्टर को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप आगे जाके पढ़ोगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो होता है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एफ डॉट एस, है ना? तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर याद रखना, पावर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वर्क डन एंड टाइम। ठीक है, पावर डिपेंड्स ऑन पहला amount of work done, and the second is time, कितना जल्दी कार्य हुआ है, कितना ज्यादा काम हुआ है और कितना जल्दी काम हुआ है। तो वैसे अपन बोलते हैं कि पावर डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, यूनिट भी मैं आपको बता ही दिया हूं, नेक्स्ट स्लाइड का था लेकिन मैं आपको बता ही दिया हूं। यूनिट ऑफ पावर इज 1 वॉट। 1 वॉट का मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई चीज अगर 1 जूल यूज कर रही है 1 सेकेंड में तो उसको बोलते हैं 1 वॉट। जैसे ये जो ट्यूबलाइट है नॉर्मल, आजकल एलईडी वाली जो ट्यूबलाइट आती है, इसकी पावर होती है 20 वॉट, 22 वॉट। मतलब ये 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी यूज कर रही है, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये जो ट्यूबलाइट है ये 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूज कर रही है? 20 जूल। कितनी? 20 जूल। 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी यूज कर रही है, इसलिए इसकी पावर क्या बोलते हैं अपन? 20 वॉट। बात समझ में आ गया? और 1 वॉट बहुत ही छोटे क्वांटिटी है, तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं? किलो वॉट। तो किलो वॉट का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट, 1000 जूल पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? जो नॉर्मल वायरिंग वायर आते हैं वो कितने वॉट के होंगे? हाँ, ये वाला वायरिंग वायर कितने वॉट का होगा? वायर का वॉट थोड़ी होता है। वायर का तो क्या होता है? रेडियस होता है, एमएम में होता है, कितने एमएम स्क्वायर का है। जो भी आप वायर खरीद के लाते हो वो क्या खरीद के लाते हो? एमएम स्क्वायर में, 4 एमएम स्क्वायर, 5 एमएम, तो एरिया, वायर का एरिया वो देख के लाते हो। अब एसी चलाना है तो 4 एमएम स्क्वायर का वायर लेके आते हो। नॉर्मल ये ट्यूबलाइट लगाने के लिए 1 एमएम का वायर सफिशियंट है। ये जो है आपका क्या है? 1 एमएम का वायर, 1 एमएम का वायर सफिशियंट है। बात समझ में आई? 1 एमएम स्क्वायर एरिया स्क्वायर। बिजली एनर्जी नापते हैं, वो पावर नहीं नापते, वो एनर्जी नापते हैं कि आपने कितनी यूज करी, वो किलोवाट आवर में। वो भी एनर्जी की यूनिट में बताऊंगा। ठीक है, सब बताऊंगा। हाँ, और इससे भी बड़ी यूनिट मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वॉट, और एक होता है गीगावाट, वो होता है 10 की पावर 9 वॉट। टेरावाट भी होगा फिर तो। हाँ, वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अपन को सबसे ज्यादा जैसे ये सब यूज आते हैं। ठीक है, अब मेगावाट जितने भी पावर प्लांट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जितने भी पावर प्लांट है, अगर आप देखोगे तो उसमें पूरे में लिखा रहता है कि इतने मेगावाट का है, इतने वॉट का है ना? तो कितनी पावर वो जनरेट कर रहा है पर सेकेंड, उसके हिसाब से, और कंटिन्यूअसली पावर जनरेट कर रहा है। बताओ, क्लियर हो गया ये? सर अगर कोई एक इंसान जो चीज मेगावाट में चल रही है अगर उसको चलते चलते में छू दिया तो इंसान को क्या होगा? ब्लास्ट। और एक और 1 हॉर्स पावर होता है आपका 746 वॉट। तो हॉर्स पावर तो किलोवाट से भी कम वाला वैल्यू हुआ। हाँ, 746 वॉट। ठीक है, 0.764 किलोवाट। याद रहेगा ये, है ना? नोट्स पर बना लेना, अगर अभी नहीं बना रहे हो तो इस वीडियो को देख करके बना लेना, लेकिन मेरे को नोट्स चाहिए कल, है ना? सर लेकिन अगर किलोवाट से भी कम का पावर है हॉर्स पावर
तो किलो जो गाड़ी है तो हॉर्स पावर में क्यों बिकती है? हॉर्स पावर में देखो हुआ क्या, पहले अपने पास जब यूनिट नहीं थी तो अपन हॉर्स की पावर से कंपेयर करते थे कि भाई हॉर्स का जो ताकत है उससे कितनी ज्यादा ताकत है, 100 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा। तो फिर एक बार अपन ने बोला कि भाई अब डिफाइन करना पड़ेगा, अब हॉर्स पावर मतलब हॉर्स की ताकत तो भाई हर हॉर्स की भी अलग अलग होती है। तो फिर जाकर के एक डिफाइन किया गया कि 1 हॉर्स पावर को अपन बोलेंगे 746 वॉट। अब अलग अलग चीज में अलग अलग चीज स्टार्टिंग से यूज आ रही है तो अपन उसको उसी तरीके से बोलते हैं। जैसे गाड़ियों में अपन जनरली हॉर्स पावर यूज करते हैं, आपको वॉट में चाहिए तो आप कन्वर्ट कर लो। नॉर्मल गाड़ियों में नहीं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार में यूज आता है। हाँ, नहीं पावर जनरली हॉर्स पावर में ही बताते हैं गाड़ियों का, ठीक है, क्योंकि गाड़ी हो गई हॉर्स के जैसे, पहले हॉर्स हुआ करते थे, गाड़ी का काम करते थे पूरा इधर से उधर जाने का, तो इसलिए। बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बस डिफाइन किया गया है 1 यूनिट, एक हॉर्स पावर, जिसको क्या बोलते हैं 746 वॉट। 746 वॉट मिलकर के बनाया 1 हॉर्स पावर। मिलीवॉट एंड माइक्रोवॉट, मिलीवॉट एंड माइक्रोवॉट। हाँ, मिली तो मालूम है ना तुमको, क्या होता है मिली? 10 की पावर -3, बस 10 की पावर -6, है ना? अरे वो टेबल याद कर रहे हैं, 9th के पहले चैप्टर में नहीं था मेगा टेरा पेटा वाला। चलो जल्दी से एनर्जी और देखते हैं, एनर्जी और देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा कैलकुलेट, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर एनर्जी करेंगे जल्दी से। आज ये खत्म हो जाएगा, पार्ट ए पूरा खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी 3 दिन में। आज ए, कल बी, परसों सी। सर तो डिस्कस भी तो होगा। डिस्कशन तो 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा डिस्कशन। और आश्रय को वीडियो भेज देंगे पूरी, आज पर्सनली भेज दूंगा आश्रय को वीडियो में। सर तो वो भी तो ग्रुप में क्या? हाँ तो ग्रुप में भेज दूंगा। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, आपको मिलते हैं पूरे 1 मिनट इसको सॉल्व करने के। पावर यानी कि एनर्जी बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। सो 10 kg ऑफ coal, 3.6 into 10 की पावर 8। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले पावर निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, कोल है कितने वजन का, 10 की पावर 5 kg का। इस कोल को निकाला जा रहा है ऊपर, कितने दूर, 360 मीटर ऊपर निकाला जा रहा है, ठीक है क्या? और इतना कोल को निकाला जा रहा है 1 घंटे में, कितने देर में? 1 घंटे में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, यस और नो? यस और नो? तो वो आपने उधर लिख दिया। वर्क डन निकालना है तो 10 की पावर 5 kg है, तो धरती माता का फोर्स कितना लग जाएगा? 10 की पावर 5 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 6 न्यूटन। मतलब इसको ऊपर निकालने में भी फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 10 की पावर 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो इस पूरे कोल को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 10 की पावर 6 न्यूटन। और कितना ऊपर चढ़ाया जा रहा है? 360 मीटर। तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 10 की पावर 6 इंटू 360 मतलब हो गया 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स। इतना वर्क डन हुआ। और कितने देर में हुआ? 3600 सेकेंड्स। तो पावर क्या होता है आपका? वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन आ गया 36 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन टाइम कितना आ गया? 3600 सेकेंड्स। 36 कट गया, 2 जीरो ने इधर का 2 जीरो कम कर दिया, तो 7 की जगह 5। तो आंसर आ गया 10 की पावर 5 वॉट। क्या आया था तुम्हारा? 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। हाँ, ऐसे तुमने वर्क डन निकाला, पावर निकाला, तो पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। इजी था। तो कोल बार बार ऐसे इसी टाइप से और बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक पंप है जो पानी खींच रहा है ना, 10 मिनट में उसने इतना किलो पानी खींच लिया इतने डेप्थ से। मैं तो बोल रहा हूँ ना करने के लिए, ठीक है। एनर्जी, नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क is called power. तो power can be converted into energy and energy can be converted into power. ठीक है क्या? याद रहेगा, याद रहेगा। the energy of the body is its capacity to do work. यही लिखा हुआ है, the ability या capacity to do work is called power. इसको is called energy, sorry, power लिख दिया क्या मैं? is called energy, is called energy. याद रहेगा, the ability to do work is called energy. Energy can be converted into
वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। गलती से पावर बोल दिया था, ठीक है क्या, याद रहेगा। Yes, sir. चलो अब दो चार चीजें और देखो। अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, एक और चीज बताना भूल गया मैं। हाँ पावर वाले में एक और चीज याद रखो, इधर 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 इधर। पावर वाला कहाँ है, यहाँ पढ़े थे ना, यूनिट ऑफ पावर, ये पावर। हाँ यहाँ पर पावर में एक और चीज जल्दी से देखेंगे, जल्दी से इधर देखेंगे सभी कोई। पावर की एक और चीज, पावर क्या होता है आपका, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, यस और नो। तो पावर को मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख सकता हूँ। तो पावर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होता है। Yes, sir. तो वी एफ इंटू वी, मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं और वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो एफ इंटू 2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पावर। तो याद रखना पावर का एक और फॉर्मूला ये भी याद रखना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। बट यही बात याद रखना, फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी अपन ने एफ इंटू एस डाला, कॉस थीटा नहीं डाला ना। तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी। अगर फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो पावर हो जाएगा एफ इंटू वी। Sir, आप 2 मिनट का break नहीं होना, तुरंत पानी पीना। बस हो ही गया, चैप्टर खत्म, है ना। तो पावर हो गया एफ इंटू वी, इज इट क्लियर। Yes, sir. और बॉटल क्यों नहीं लाते हो, आज ही नहीं लाया, daily लाते हैं। चलो ये याद रहेगा ना, पावर का एक फॉर्मूला एफ इंटू वी। चलो अब एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पार्ट बी में पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की एनर्जी, एक से दूसरे में कन्वर्जन, और ये सारा चीज पार्ट बी में, और सी में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी अपना ए में खाली एनर्जी तक का है, तो एनर्जी तक का अपन को पढ़ना है। तो एनर्जी अपन ने पढ़ लिया कि क्या होता है। चलो नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। एनर्जी क्या होता है, बात समझ में आ गई। द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चलो अब है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी तो वही वर्क डन की यूनिट, एक तो हो गई जूल, एक हो गई किलो जूल, पता है कि नहीं, ठीक है। और अभी और क्या बताई अपन ने एनर्जी की यूनिट, ईआरजी। सीजीएस यूनिट क्या बता दी, ईआरजी। और रिश्ता भी बता दिया, 10 की पावर 7 जूल इज इक्वल टू 1 ईआरजी। इसके अलावा एक यूनिट होती है जो आपके कमर्शियल यूनिट के लिए यूज होती है, किलो वॉट आर, किलो वॉट आर। देखो वॉट, किलो वॉट का मतलब कितना है, 1000 वॉट। 1000 watt. ये तो किसके यूनिट है, किसके यूनिट है, पावर की। Sir, अपन 100 लिख देंगे। किसकी यूनिट है, Power. किसकी यूनिट है। Power. अब देखो पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। अगर मैं पावर की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, एनर्जी। तो आपने 1000 वॉट को मल्टीप्लाई कर दिया 1 आवर से, तो आर किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। आर किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। और वॉट किसकी यूनिट हो गई, पावर की। तो पावर की यूनिट को जब आप टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसकी यूनिट बन रही है, एनर्जी की। तो इसी को बोलते हैं कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब जो आपके घरों में बिजली आती है उसका जो लेन देन आप करते हो वो कौन सी भाषा में करते हो, किलोवाट आर, किलोवाट आर। मतलब आपका जो घर में मीटर होता है जो रीडिंग दिखाता है, बिजली का रीडिंग दिखाता है, वो कौन से यूनिट में दिखाता है, किलोवाट आर। जूल्स में क्यों नहीं दिखाता, देखो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट हो गया, और 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, और वॉट में होता है जीरो, जूल पर सेकेंड। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया तो कितना आ गया, 360000, 36 लाख जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आर। अब खुद बताओ, अगर जूल्स में बताएगा तो कैसे बताएगा वो। अब हमारे घर का 800-900 यूनिट यूज हो रहा है, 800-900 किलोवाट आर यूज हो रहा है, तो सोचो जूल में कितना हो जाएगा, इंटू दिस इंटू 800-900। समझ रहे हो, हाँ, एक महीने का। भाई एक दिन का 800-900 किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं। यहाँ का महीने का लगभग आता है वही 400-500 यूनिट के आसपास, ठीक है। तो अब इधर देखो 36 लाख जूल इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर जो है ये भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की, इसलिए उन दोनों के बीच में रिश्ता है। तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 36 लाख जूल्स, याद रहेगा, 1 किलोवाट इक्वल टू 36 लाख जूल। और किलोवाट आर को ही बोलते हैं अपन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आप घर में लेन देन के लिए यूज करते हो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, Yes, sir. पक्का। तो किलो वॉट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे कि जूल है, ईआरजी है, किलो जूल है ना। उसी तरीके से अपन क्या यूज करते हैं, किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर हो गया 36 लाख जूल, और ये बहुत ही, जूल जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसलिए अपन यूज करते हैं किलो वॉट आर को। इज दैट क्लियर,
ज्यादा ही निकाल ले रहा हूं मैं। सर आपको आना चाहिए सर। अच्छा, एक यूनिट एनर्जी की एक यूनिट कैलोरी भी पढ़े अपन, पढ़े कि नहीं पढ़े? यस सर। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, ये भी याद रहेगा। तो सारी यूनिट एनर्जी की सारी यूनिट, जूल हो गई, किलोवाट आवर हो गया, कैलोरी हो गई, ठीक है। और एक यूनिट और है ईवी, बहुत छोटी यूनिट, जूल से भी बहुत 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 छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं ईवी। क्या बोलते हैं? ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। देखो वो कहां से है ये भी बता दे रहा हूं, याद रखना ना। एक तो कैलोरी वाला हो गया, ये याद रखना। एक ये किलोवाट आवर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉपी में लिखते जाना, नोट्स बना देना पूरा का पूरा, ठीक है? नहीं तो बिखर जाएंगे सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बट हाँ नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना, बस फटाफट फटाफट फटाफट, ज्यादा पॉज भी ना करना पड़े वीडियो को। वीडियो चल रहा है अपना, इधर हाथ चल रहा है अपना पूरा का पूरा, है ना? चलो, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हो गया 4.18 जूल्स। और एक और है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अपन अभी डिफाइन करेंगे। जो वोल्ट होता है, वोल्ट मतलब वोल्टेज। अरे घरों में जो वोल्टेज आता है ना, 220 वोल्ट का झटका बोलते हो ना, 440 वोल्ट का झटका, तो जो ये वोल्ट है, वोल्टेज, वोल्टेज वर्ड सुने हो? तो ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, ये होता है वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बाई, ये भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, वर्क डन बाई चार्ज, ऐसे डिफाइन किया है। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हाँ, तो वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। 220 वोल्ट, बैटरी का 1.5 वोल्ट सुने हो ना, छोटी वाली जो बैटरी होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, तो वो वोल्ट। इनटू चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन में रखो, किसमें रखो? इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, तो खुद सोचो, वोल्टेज को अगर मैं चार्ज की यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को किसकी एनर्जी यूनिट मिलेगी? वर्क डन की, मतलब एनर्जी की। यस और नो? तो यही इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, 1 ईवी। ई मतलब हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? वोल्टेज से। चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? वोल्टेज से। तो ये बनती है यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 ईवी कितना होता है? 1 ईवी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। इज दैट क्लियर? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। मतलब कितनी ज्यादा छोटी यूनिट है, सोच रहे हो? जूल से भी 10 की पावर -19, मतलब अति 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 छोटी यूनिट। ये बहुत बड़ी यूनिट और ये बहुत छोटी यूनिट। और नॉर्मल यूनिट जूल, एक और यूनिट कैलोरी। तो ये सारी की सारी हो गई आपकी पूरी की पूरी यूनिट्स। जो ये ईवी, अरे कुछ नहीं है, कैलोरी तो बड़ी बड़ी यूनिट है बल्कि जूल से। एक जूल से बड़ी यूनिट हो गई ना, 4 जूल मिलके 1 कैलोरी बन रहा है। तो कैलोरी तो जूल से बड़ी यूनिट है, 4 गुना बड़ी है। बट ये कितनी छोटी, सोचो, 10 की पावर -19, मतलब 0.00000000016, है ना? ठीक है, चलो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की कौन कौन सी यूनिट आपने पढ़ ली? जूल, किलोवाट आवर, 1 कैलोरी और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? बस चलो चैप्टर खत्म, बस एक एग्जांपल और है ना? इसके बाद एक और स्लाइड है, बस खत्म, 2 स्लाइड। हाँ जल्दी से, 5 किलोवाट आवर को जूल में लिख दो। 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है? 36 लाख जूल्स होता है। तो 1 किलोवाट होता है 36 लाख जूल, तो 5 कितना हो जाएगा? इंटू 5, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल होता है। हाँ, 1 किलोवाट आवर। तो 36 इंटू 5 कर दो। अब नेक्स्ट 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 छोड़ो, उसको मल्टीप्लाई करते रहना। नेक्स्ट ये अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। 5 किलोवाट की मोटर है, उसकी एफिशिएंसी है 80%। एफिशिएंसी 80% मतलब वो पावर तो यूज कर रही है 5 किलोवाट, लेकिन उसको काम में कन्वर्ट कितना कर पा रही है? सिर्फ 80%। 20% हो जा रहा है वेस्ट, 20% हो जा रहा है वेस्ट। वो वाटर निकाल रही है 20 मीटर कुएं से, 20 मीटर के कुएं से, तो कितना पानी निकाल पाएगी 5 मिनट में? जल्दी से अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो सब कोई। 5 किलोवाट का 80% कितना होगा? तो 5000 वाट का 80% निकाल लो इंटू 80/100। 5000 तो 1 2 0 हुआ? ठीक है,
सर अमाउंट ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा आ गया मास ऑफ वाटर आएगा ना m, धरती माता का g 10 ले लो, नहीं बोला तो g कितना ले लो, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें g को 10 ले लो अगर नहीं दिया है तो, और क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्या लोगे 9.8, अदरवाइज क्वेश्चन में बोला रहेगा टेक g इक्वल टू 10, है ना। हाँ देखो इधर, इधर देखो, अब इधर देखो 5 किलोवाट मतलब 5000 वाट की मोटर है, लेकिन वो यूज कितनी आ रही है 80%, तो इंटू 80/100, 2 जीरो कट गया, 5 इंटू 8 4000 जूल पर सेकेंड वो पावर दे रही है। इज दैट क्लियर? पावर आ गया। तो एक्चुअल में तो 5 किलोवाट 5000 वाट की मोटर है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है 80%, तो एक्चुअल में जो एनर्जी यूज हो रही है पानी निकालने के लिए वो कितनी हो रही है 4000 जूल पर सेकेंड। चलो अब मान ले रहे हैं कि m मास का पानी है जो ऊपर आ रहा है, m मास का पानी है जिसको अपन ऊपर खींच रहे हैं, कितना ऊपर खींच रहे हैं 20 मीटर, कितना ऊपर खींच रहे हैं 20 मीटर, तो m मास का है तो धरती माता का फोर्स कितना हो जाएगा mg, और अगर आप ऊपर खींच रहे हो तो आप भी फोर्स कितना लगा रहे होगे mg, तो आपका जो वर्क डन है, वर्क डन वो कितना आ जाएगा m इंटू 10 इंटू 20 आ जाएगा, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 20, तो आ गया 200 m, कितना आ गया 200 m। अब बस वर्क डन आ गया, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड्स दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है, वर्क डन आ गया, टाइम आ गया, पावर आ गया, क्या इन तीनों के बीच में रिश्ता मालूम है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो 4000 पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, 2 0 कट गए, 2000 से कट गया, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 6000 kg। कितना पानी उठा रही है 5 मिनट में 6000 kg, ठीक है, ठीक है क्या, यस और नो? यस सर। चलो लास्ट सवाल, आ जाएगा कर दो। तो 1 EV तो हुआ नहीं, 1 EV कहां से हुआ? 1.6 होता है ना वो, 1.6 हाँ। into 10 to the power 19। 1 EV होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा, तो बस डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स होता है, तो 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी ईवी हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ईवी, ये हो जाएगा। तो 1 जूल इतना होता है, तो इतना जूल कितना हो जाएगा, सिंपल 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 कट गया, तो आ गया 4 अपॉन 1.6 ईवी, निकाल लो जितना भी आ रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए वर्क पावर एनर्जी का पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि पार्ट बी और पार्ट सी एक साथ कर दें, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, और नहीं होगा तो उसको भी 2 पार्ट में अपन वीडियो बना के डालेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। होमवर्क करते रहे, एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे कर लें इसके बाद, और जो एक्सरसाइज है उसमें से भी न्यूमेरिकल कर लें, अगर बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो एक एक छोड़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।